देखो अपना जो चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, और वित्तीय विवरण में अपना टॉपिक चल रहा था बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट जो है पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था, और फॉर्मेट बताने के बाद में आपको क्या है एक दो इलस्ट्रेशन भी आपको बताए थे। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देखो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 252 पर, पेज नंबर 252 पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और केवल बैलेंस शीट के क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी आपको। और ये क्वेश्चन है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि एक कंपनी के तलपट से निम्न शेष लिए गए हैं, और इसमें मदद दे रखी है, और नीचे सूचना में दे रखा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार चिट्ठे का संपत्ति पक्ष तैयार करना है। यानी कि पूरी बैलेंस शीट नहीं पूछी है, इसमें कौन सा पक्ष तैयार करना है, एसेट्स पक्ष। तो एसेट्स पक्ष में हम लिखेंगे पहले एसेट्स। एसेट्स को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो सबसे पहले आ जाएगी आपके नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में क्या आती है आपके फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स को हम क्या करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो अब इसमें जो सूचना दे रखी है उसके अनुसार सबसे पहले टेंजिबल जो फिक्स्ड एसेट्स है वो हम दिखाएंगे। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती है, मूर्त स्थायी संपत्तियां, यानी कि ऐसी स्थायी संपत्तियां जिनका कोई स्वरूप या आकार होता है जो दिखाई देती है, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कार, इस प्रकार की संपत्तियां। तो इसमें देखो जो सूचना दे रखी है उसमें सबसे पहले दे रखा है आईडीबीआई से ऋण, यानी कि लोन फ्रॉम आईडीबीआई, बैंक से ऋण लिया गया है। अच्छा, बैंक से ऋण लिया गया है वो एसेट्स में नहीं आता है। ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन में अगर तैयार करना है और एसेट्स पक्ष तैयार करना है तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर जो मदें दे रखी है वो सारी एसेट्स की हो सकता है कि उसमें कुछ मदें लायबिलिटी साइड की भी हो। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लायबिलिटीज पक्ष की अगर कोई मद है तो वो इसमें नहीं दिखानी है, क्योंकि अपने को पूरी बैलेंस शीट तैयार नहीं करनी है, इसमें केवल एसेट्स पक्ष ही तैयार करना है। तो लोन फ्रॉम आईडीबीआई ये तो लायबिलिटीज है, और लोन अगर हम लॉन्ग टर्म लेते हैं या शॉर्ट टर्म लेते हैं वो केवल लायबिलिटीज में ही आता है। लॉन्ग टर्म लोन अगर हमने लिया है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है, और शॉर्ट टर्म लोन यदि लिया है तो करंट लायबिलिटीज में आता है। तो इसलिए ये लोन इसमें नहीं आएगा, और प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा है तो लोन लॉन्ग टर्म ही माना जाता है। इसके बाद में दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, ये इसमें आएगा आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में। लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो मूल्य है वो दे रखा है इसमें 3,70,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग 3,70,000 है। इसके बाद में आपके दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट मशीनरी का मूल्य दे रखा है 2,58,000, ये भी आपकी इसी में आ जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी स्थायी संपत्ति दिखाने से पहले जरूर देख लेना है कि कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन यदि होता है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है तो लैंड एंड बिल्डिंग में से लेस कर देंगे, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है वो तो इसमें से लेस कर देंगे। तो इसमें देख लो ऐसी कोई मत तो नहीं है डेप्रिसिएशन की, इसमें डेप्रिसिएशन की कोई मत नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद में दे रखा है फर्नीचर। तो फर्नीचर देखो, फर्नीचर का मूल्य इसमें दे रखा है 45,000। तो 45,000 ये फर्नीचर हम दिखा देंगे, ठीक है। बस इसमें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, इसमें केवल आपके यही है, तो इनका हम टोटल कर लेंगे और टोटल करके इधर टोटल में दिखा देंगे। ये आ गया आपके 6,73,000। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के बाद में आता है आपके इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स यानी कि अमूर्त संपत्तियां। अमूर्त संपत्तियां कौन सी होती है, जिनका कोई स्वरूप या आकार नहीं होता है, जो दिखाई नहीं देती है, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क,
तो इसमें देखो ऐसी कोई संपत्ति है क्या इसमें? देखो इसमें इंटेंजिबल एसेट्स की कोई मद नहीं है, तो इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो मद होती है उसी की हम हेडिंग डालते हैं और जिसकी मद नहीं होती है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिक्स्ड एसेट्स में केवल एक ही है आपके टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स के बाद में आता है आपके इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट देखो इसमें दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 2,47,000। तो 2,47,000 है, ये इन्वेस्टमेंट हम दिखा देंगे, ठीक है। तो आपके इन्वेस्टमेंट के बाद में इसमें दे रखा है डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। देखो इसमें P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा है। P&L का डेबिट बैलेंस से कहाँ दिखाया जाता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। P&L का डेबिट शेष का मतलब है हानि का शेष, और हानि का जो शेष होता है वो लायबिलिटी साइड में जब हम रिजर्व और सरप्लस दिखाते हैं, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व और सरप्लस आता है, तो रिजर्व और सरप्लस की जो मदें आती है, जैसे आपके P&L का क्रेडिट बैलेंस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, या अन्य कोई फंड है लाभों के, उसमें से P&L का डेबिट शेष लेस करके दिखाया जाता है। तो इसलिए P&L का डेबिट शेष है वो भी इसमें नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि एसेट्स में नहीं आता है। इसके बाद में देखो आपके इन्वेस्टमेंट के बाद में ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, इन्वेंट्रीज दे रखा है, ये सब आपके करंट एसेट्स की मदें हैं। तो नॉन करंट एसेट्स के बाद में दूसरे नंबर की जो मेन हेडिंग है वो आती है आपके करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में आपके क्या है, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह है वो आता है इसमें, तो शॉर्ट टर्म लोन नहीं है। इन्वेंट्री दे रखा है, तो इन्वेंट्री इसमें दे रखा है स्टॉक 1,75,000, ये दिखा देंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बाद में रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल भी आपके करंट एसेट्स में आता है। तो ट्रेड रिसीवेबल देखो आपके इसमें दे रखा है 2,25,000, ये 2,25,000 ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। इसके बाद में दे रखा है आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी आपके करंट एसेट्स में आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रोकड़ या रोकड़ के समकक्ष जो मद है वो दे रखी है 51,000, ठीक है। बस यही मदें दे रखी है, इसके अलावा इसमें और कोई मद नहीं है, क्योंकि इसमें दो मदें हमने नहीं दिखाई। इसमें जो क्वेश्चन में जो मदें थी, एक तो लोन फ्रॉम IDBI क्योंकि वो लायबिलिटीज़ की मद है, और एक मद थी आपके P&L का डेबिट बैलेंस, ये भी आपके लायबिलिटीज़ में आता है। रिजर्व सरप्लस में लाभों के जो फंड होते हैं उसमें से लेस करके दिखाया जाता है। बस इसमें एसेट्स की यही मदें हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा देंगे। तो टोटल देख लो, इसका टोटल है वो कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपके 13,71,000 एसेट्स पक्ष का टोटल, और आपके आंसर आपके 13,71,000 का दे रखा है। तो एसेट्स पक्ष आपके तैयार हो गए, और ये थर्ड क्वेश्चन है ये आपके कंप्लीट हो गया। इसमें एसेट्स की मदें थी, एसेट्स की भी कंप्लीट मदें नहीं थी, तो हमने ये तैयार कर दिया। अब इसके बाद में आपको करना है इसका फोर्थ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखो अभी मैंने आपको बैलेंस शीट का एसेट्स पक्ष बताया था, और क्वेश्चन बताया था इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एसेट्स पक्ष की कुछ मदें थी जिनको हमने दिखाया था, और उसमें दो मदें ऐसी भी थी जो लायबिलिटीज़ की थी, इसलिए हमने उनको नहीं दिखाया। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसका फोर्थ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और इसमें लायबिलिटी साइड की मदें दे रखी है, और सूचना दे रखी है कि आपको कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार चिट्ठे का समता और दायित्व पक्ष तैयार करना है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष तैयार करना है 2013 के अनुसार। देखो कंपनी
अधिनियम जो संशोधन अधिनियम है 2013, उसी के अनुसार ये कंपनी के अधिनियम में संशोधन किया गया था और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो नया लागू किया गया था। और भी कई ऐसी नई व्यवस्थाएं लागू की गई। उससे पहले क्या है, कुछ पुराने नियम थे कंपनी अधिनियम में जिनके अनुसार हमारे को क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता था। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ये बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया है। तो फोर्थ क्वेश्चन में इसमें जो मदे दे रखी है लायबिलिटी साइड की, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले इसकी जो मेन हेडिंग है वो आती है आपके शेयर होल्डर फंड। अच्छा, शेयर होल्डर फंड में वैसे तो इसकी 3 सब हेडिंग होती है, लेकिन तीसरी सब हेडिंग है वो अपने को काम में नहीं आती है। 2 ही इसकी सब हेडिंग है वो आती है आपके 99% आपके 2 सब हेडिंग आती है। और 2 सब हेडिंग इसमें कौन कौन सी आती है, एक तो आती है आपके शेयर कैपिटल और एक आती है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में अंश पूंजी के बारे में लिखा जाता है और रिजर्व सरप्लस जो होता है उसमें जितने भी रिजर्व होते हैं लाभों के, जैसे जनरल रिजर्व है, P&L का क्रेडिट शेष है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है। ठीक है, ऐसे जो लाभों के शेष होते हैं, फंड होते हैं, वो दिखाते हैं और उसमें से P&L का डेबिट शेष और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है वो हम लेस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के लिए इसमें सूचना दे रखी है 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो इसमें पूरा डिटेल है वो हम लिखेंगे 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 1,20,000 इक्विटी शेयर है और एक अंश का मूल्य कितना है, 10 रुपये। तो 1,20,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 12 लाख रुपये। अच्छा, इसमें आगे दे रखा है कॉल्स इन एरियर, बकाया मांग राशि है और कॉल्स इन एरियर है वो कितनी है, 5,000 अंशों पर 2 रुपये के हिसाब से बकाया राशि 5,000 अंशों पर बकाया राशि थी। और बकाया राशि के लिए मैंने बताया था कि अगर बकाया राशि है तो हम शेयर कैपिटल में से लेस कर देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम इसमें नहीं है तो इसलिए यही माना जाएगा कि इसमें मूल राशि है। तो 2 रुपये के हिसाब से 5,000 अंशों पर आपकी कॉल्स इन एरियर की राशि है वो कितनी हो जाएगी, 10,000। तो कॉल्स इन एरियर को हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे, लेस कॉल्स इन एरियर। तो 5,000 अंशों पर 2 रुपये के हिसाब से अमाउंट है वो कितना हो गया, 10,000 रुपये। तो ये 10,000 लेस कर देंगे और इसका अमाउंट है वो यहाँ दिखा देंगे 11,90,000। ठीक है, ये तो हो गया आपके शेयर कैपिटल का। अब इसमें शेयर कैपिटल में बस केवल एक ही मद है, इसके अलावा और कोई मद नहीं। शेयर कैपिटल के बाद में दूसरी जो सब हेडिंग है वो आती है रिजर्व एंड सरप्लस। तो दूसरी जो सब हेडिंग है वो डाल देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, संचय एवं आदि के। रिजर्व सरप्लस में मदे मैंने बताई थी आपको, जैसे जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, P&L का क्रेडिट शेष है और जितने भी लाभों के जो शेष होते हैं वो हम दिखाते हैं। तो इसमें देखो आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी रिजर्व सरप्लस में आता है। तो इसमें देखो कौन कौन सी मदे दे रखी है। एक तो इसमें दे रखा है आपके जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को हम दिखा देंगे। जनरल रिजर्व इसमें दे रखा है 5,80,000। ठीक है, जनरल रिजर्व के बाद में देखो इसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा है, यानी कि इसमें रिजर्व और सरप्लस जो आपके सब हेडिंग है उसकी केवल एक ही मद दे रखी है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के अलावा और कोई मद नहीं दे रखी है। ट्रेड पेएबल्स है, ये आपके किसमें आता है, करंट लायबिलिटीज में आता है। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है तो ये भी इसमें नहीं आता है। तो इसमें रिजर्व सरप्लस की एक ही मद है, जनरल रिजर्व। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है जब वो हम इसमें से लेस कर देंगे, लेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रारंभिक व्यय। कंपनी की स्थापना के समय पर जो एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी की स्थापना या निर्माण होता है
उस समय पर बहुत से खर्चे होते हैं। ऐसे जो खर्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और ऐसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, बाद में लाभों के जो फंड होते हैं उनमें से लेस करके दिखाया जाता है। तो प्रीलिमिनरी जो एक्सपेंसेस है वो इसमें दे रखा है 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये हम इसमें से लेस करके दिखा देंगे। तो ये आ जाएगा आपके 5,60,000। ठीक है, ये हो गया रिजर्व सरप्लस का। तो रिजर्व सरप्लस की एक कीमत थी, तो ये आपके सब हेडिंग है, ये भी आपकी कंप्लीट हो गई है। यानी कि शेयर होल्डर फंड की आपकी जो दोनों सब हेडिंग थी वो इसमें आ गई है। शेयर होल्डर फंड के बाद में दूसरे नंबर पर जो मेन हेडिंग है वो आती है नॉन करंट लायबिलिटीज। क्योंकि मुख्य रूप से लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो दूसरे, ये तो आपके पहले नंबर की हो गई, और दूसरे नंबर की नॉन करंट लायबिलिटीज, गैर चालू दायित्व, यानी कि लॉन्ग टर्म की जो लायबिलिटीज होती है वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आती है। अच्छा, नॉन करंट जो लायबिलिटीज होती है उसमें ये तो आपके मेन हेडिंग हो गई, और जो सब हेडिंग आती है वो इसमें सबसे पहले आता है आपके लॉन्ग टर्म बोरोविंग। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग है उसमें क्या क्या आता है, दीर्घकालीन ऋण, यानी कि लॉन्ग टर्म के हम जो लोन लेते हैं, चाहे बैंक से लिया हो या अन्य किसी संस्था से लिया हो, वो इसमें आता है। डिवेंचर्स हम जारी करते हैं वो भी किस में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आता है। तो हम लिख देंगे इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग। अब लॉन्ग टर्म जो बोरोविंग है आपके दीर्घकालीन ऋण, इसमें कौन सा आएगा, इसमें दीर्घकालीन ऋण में इसमें एक मत दे रखी है लोन फ्रॉम बैंक। अच्छा, लोन फ्रॉम बैंक से ऋण लिया, इसमें क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। बैंक से जो लोन लिया जाता है वो लॉन्ग टर्म भी होता है और शॉर्ट टर्म भी होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या है, ऐसा कोई नहीं दे रखा है, कोई सूचना नहीं है कि जिससे हमारे को पता लगे कि ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है। तो ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में कोई सूचना नहीं है, केवल इतना ही दे रखा है बैंक लोन, तो हमेशा लॉन्ग टर्म ही माना जाता है। और लॉन्ग टर्म बैंक लोन है वो हमेशा लॉन्ग टर्म बोरोविंग में ही आता है। अगर शॉर्ट टर्म बैंक लोन है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा वो फिर किस में आएगा, करंट लायबिलिटीज में आएगा। तो ये इसमें जो लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है 5 लाख रुपए, ये इसी में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग में, लोन फ्रॉम बैंक। और बैंक से हमने जो लोन लिया है वो दे रखा है इसमें 5 लाख रुपए। तो ये 5 लाख रुपए है वो हम दिखा देंगे, डायरेक्ट दिखा देंगे, कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग के बाद में इसमें और जो सब हेडिंग है उसमें और कुछ नहीं दे रखा है। एक दे रखा है आपके भविष्य निधि आयोजन। भविष्य निधि आयोजन यानी कि प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड है, ये प्रश्न में सूचना नहीं है तो ये लॉन्ग टर्म ही माना जाता है। और नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म जो प्रोविजन है उसी में आ जाएगा आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपके क्या है, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड के लिए आयोजन। तो भविष्य निधि के लिए आयोजन है वो दे रखा है इसमें 1,20,000। तो 1,20,000 है वो हम इसमें डायरेक्ट दिखा देंगे। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज की आपकी यही मत है, इसके अलावा और कोई मत नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो आपके जो सूचनाएं दे रखी थी उसके अनुसार ज़्यादा मदे नहीं है इसमें लायबिलिटी साइड की। सबसे पहले इक्विटी शेयर थे, जो इक्विटी शेयर हमने शेयर कैपिटल में दिखा दी। शेयर होल्डर फंड जो आपके मेन हेडिंग है उसकी सब हेडिंग शेयर कैपिटल में आता है।
शेयर कैपिटल के बाद में कॉल्स इन एरियर था। कॉल्स इन एरियर को हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल में से लेस करके दिखा देंगे। इसके बाद में इसमें जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, तो इसकी जो दूसरी जो सब हेडिंग है रिजर्व सरप्लस, उसमें हमने जनरल रिजर्व के नाम से दिखा दिया। लेकिन इसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज भी था। वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज है वो क्या है, लाभों के शेष में से घटाया जाता है। तो इसमें लाभों का एक ही फंड है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में से ही हम क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज को लेस करके दिखा देंगे। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड में तो आपकी यही मत है। इसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले जो मेन सब हेडिंग है वो आती है आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दीर्घकालीन ऋण। और दीर्घकालीन ऋण में आपके बैंक से लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन, डिवेंचर्स, वो सब इसी में आते हैं। तो इसमें केवल एक ही मत थी, लोन फ्रॉम बैंक। सूचना में नहीं दे रखा था, लेकिन मैंने बताया था सूचना नहीं दे रखी है तो वो लॉन्ग टर्म ही माना जाता है। और लॉन्ग टर्म बैंक लोन हमेशा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही आता है। और ये प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड है, ये भी सूचना के अभाव में क्या है, लॉन्ग टर्म ही माना जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में इसको दिखा देंगे। तो देखो इसमें लायबिलिटीज की हमने दो सब हेडिंग कर ली, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखो आपके करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व। और करंट लायबिलिटीज की इसमें जो मत दे रखी है वो इसमें दे रखी है आपके, एक तो दे रखा है ट्रेड पेएबल्स। तो ट्रेड पेएबल्स है वो इसमें दे रखा है 3 लाख रुपए। तो ट्रेड पेएबल्स है वो दिखा देंगे। ₹3 लाख, ये 3 लाख रुपए आपके ट्रेड पेएबल्स आ गया। ठीक है, और इन्वेंट्रीज इसमें आती नहीं है। और उसके बाद में देखा आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है वो भी किस में आता है, करंट लायबिलिटीज में आता है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज तो आपके मेन हेडिंग है। और मेन हेडिंग में जो आपकी सब हेडिंग आती है, ट्रेड पेएबल्स आपके सब हेडिंग में आता है, तो ये हमने कर दिया। और शॉर्ट टर्म बैंक लोन वगैरह आता है वो इसमें है ही नहीं। तो इसमें एक तो ट्रेड पेएबल्स आ गया और एक दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये भी आपके इसी में आ जाएगा। तो ये हम दिखा देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो दे रखा है इसमें 40,000। ठीक है, ये आपके लायबिलिटी साइड की सारी मदें आ गई। अब इसमें और कोई मद इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें जो मदें दे रखी थी, शेयर कैपिटल, कॉल्स इन एरियर वो हमने दिखाई दिया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट हमने कर ही दिया, जनरल रिजर्व आ गया, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड आ गया, बैंक लोन है वो हमने दिखा दिया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो भी हमने दिखा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो हम लगाएंगे। देखो हमने इसका टोटल लगाया, टोटल आ रहा आपके 27,10,000। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था, आपको फोर्थ चौथा क्वेश्चन, पहले बताया था आपको थर्ड, जिसमें केवल एसेट्स की मदें थी, और फोर्थ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया उसमें केवल लायबिलिटी साइड की मदें। तो 2 क्वेश्चन बताए, इन दोनों क्वेश्चन को एक बार आप फिर से रिपीट कर लेना।